हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीओसी। हम जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं। जीओसी होती है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी बात करेंगे आज हम? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक को समझने के लिए ना जीओसी आनी चाहिए। जीओसी मस्ट है कि आपको जीओसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जीओसी में हम मेनली पढ़ते क्या हैं? जीओसी के अंदर देखो हम कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, और वो सारे इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको समझने के लिए ज़रूरी होता है। वो सब हम किस में पढ़ते हैं? हम जीओसी में पढ़ते हैं। देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है, जब भी क्या होता है, कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या करेंगे? प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में भी क्या होता है? आपके पास सबस्ट्रेट होता है, साथ में रिएजेंट होता है, और हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, क्या करते हैं ये सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट, रिएजेंट हुए आपके पास, और ये पहले क्या करेंगे? किसी इंटरमीडिएट फॉर्म में जाएंगे, या हम कहेंगे या ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे, और उसके बाद वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन को समझने के लिए, इस पूरी रिएक्शन को समझने के लिए आपको कुछ स्टेप्स समझने ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, ये रिएक्शंस हुई किस तरीके से, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट अलग से पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सब कुछ पढ़ेंगे किस तरीके से क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो स्टेप्स ज़रूरी होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेप हम कह सकते हैं बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज कह सकते हो। क्या कहोगे? बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट या हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, एंड फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहे हैं, उसके बाद उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरीके से बॉन्ड टूट रहा है, उसके अंदर क्या इंटरमीडिएट बनता है, किस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और किस तरह की वो रिएक्शन है। ये सब चीज़ हमें समझनी होती है। किसी भी रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो ये सारे स्टेप्स हमें आने चाहिए। ठीक है, तो हम अभी जीओसी में पढ़ेंगे आपके पास ये सारा। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। मेनली हम जीओसी में सारे के सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि वो इफेक्ट्स के बेसिस के ऊपर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस आते हैं, सब किस तरीके से रिएक्शन होती है, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग की बॉन्ड टूटता किस तरीके से है कि जब कोई आपके पास बॉन्ड है, उसका क्लीवेज ए और बी के बीच में बॉन्ड है, वो बॉन्ड किस तरीके से टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होती है। जब इनके बीच में बॉन्ड होता है ए और बी के बीच में, अगर ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर बी लेके चला जाए, तो ये जो पूरा का पूरा, तो हमारे पास क्या मिलता है? ए के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपके पास बी नेगेटिव बन गया। ठीक है ना, तो ये जो टूटना हुआ इस तरीके से, वो क्या कहलाता है? उसको कहलाते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अगर क्या हो, बॉन्ड इस तरीके से हो ए और बी के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ले जाए और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, ठीक है, तो इस क्लीवेज को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ये सारे क्लीवेजेस जो होते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करता है वो पढ़ेंगे। उससे हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, इसमें कार्बोकटायन एनायन वगैरह जो भी आपके पास कटायन एनायंस इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लीवेज वगैरह भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की किस तरीके का इंटरमीडिएट बन रहा है, उसमें कार्बोकटायन बन रहा है, आपके पास कार्बो अनायन बन रहा है, या हम कहेंगे उसके अंदर फ्री रेडिकल बन रहा है, क्या किस तरीके से उसमें ये सब चीज़ें बन रही हैं, वो सारे इंटरमीडिएट अलग से पढ़ेंगे क्लास में। किस तरह की रिएक्शन है वो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास, या न्यूक्लियोफिलिक है, या एलिमिनेशन रिएक्शन, किस तरीके की रिएक्शन है, वो सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ है। अगर यहाँ पे आपको ये जीओसी अगर आपको समझ में आ जाती है कंप्लीट, ठीक है, तो आपको ये लगा लो कि आपको ऑर्गेनिक आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बेस होती है ऑर्गेनिक की, जर्नल जितनी भी चीज़ें उसमें ज़रूरत होती है सब आपको इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अभी हमारी क्लास में जो हमारे पास चलेगा वो हमारे पास ये चलेगा। उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी रिएजेंट के टाइप्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सब कुछ बताऊँगी। और उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट की अलग से क्लास चलेगी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग इसको करके कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसमें आपको पता होना चाहिए किस तरीके के आपके पास इसमें आप इफेक्ट्स को देखोगे, ठीक है ना। और जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना, मतलब क्या हो जाना, बदल जाना, चेंज हो जाना, इधर उधर हो जाना, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की तरफ हो जाना, ठीक है। तो वो सारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को अगर हम देखेंगे तो ये दो तरीके से लगता है। एक लगता है ये, अगर हम बात करें थ्रू बॉन्ड के थ्रू लगता है, और एक ये लगता है थ्रू, हम कह सकते हैं इसको स्पेस, ठीक है ना। स्पेस के थ्रू अगर आपको लगे तो उसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट, ठीक है। और बॉन्ड के थ्रू अगर आपके पास दिखे ये, तो हम इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, और एक आता है आपके पास टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट की हम बात करें तो परमानेंट इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, देखो, जो इफेक्ट किसकी एब्सेंस में लगे, इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। अगर रिएजेंट की एब्सेंस में कोई इफेक्ट लग रहा है तो उसको परमानेंट बोलते हैं, और जो रिएजेंट की प्रेजेंस में लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। मतलब हम क्या कहेंगे परमानेंट इफेक्ट को, कि ऐसा इफेक्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं किया जा सकता। किसी भी एक्सटर्नल तरीके से आप कोई कोशिश करो कि ये इफेक्ट को हम रिवर्स कर दे, वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो होते हैं परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं, अगर आप इसको क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, आप इसके अंदर से रिएजेंट निकाल दो तो आप देखोगे वो इफेक्ट वहाँ पे खत्म हो जाता है। समझ रहे हो आप ये चीज़, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, तो जो परमानेंट इफेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़ोगे इसके अंदर, आप इसके अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। आप इसमें पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और मीजोमेरिक को आपको पता है आप क्या बोलते हो, रिजोनेंस भी कह सकते हो यहाँ पे, रिजोनेंस, ठीक है। उसके बाद जो आप इसमें पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो जो आपके पास हम बात करेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे यहाँ पे कि परमानेंट इफेक्ट की जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं परमानेंट इफेक्ट की, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेरी इफेक्ट की, ठीक है, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो परमानेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंडक्टिव पढ़ा, ठीक है, हम पढ़ेंगे रिजोनेंस, हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ठीक है। टेम्परेरी में आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। देखो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, ये इफेक्ट कैसे लगता है, ये लगता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जो इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगे उसे हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। जो पाई बॉन्ड के थ्रू लगे, थ्रू पाई बॉन्ड, उसे हम कहेंगे रिजोनेंस इफेक्ट। और जो किसके थ्रू लगे, थ्रू सिग्मा और पाई, मतलब जो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड के थ्रू लगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्या कहेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे और टाइप के भी इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है सॉल्वेशन इफेक्ट होता है, SIR इफेक्ट होता है, SIP इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो इस पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आपके इस पेपर के क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट हो जाए। KVS के एग्जाम के आराम से आप इसको किसी भी, या फिर DSS भी बोल दो, वहाँ के क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सको, ठीक है। या स्क्रीनिंग की आप बात करो, वहाँ के क्वेश्चन आप सोल्व कर सको। तो उसके लिए क्या है, ये जो मैं कराऊंगी जियो से, ये सफिशिएंट रहेगी, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या बोला आपको कि जैसे देखो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझा देती हूँ, ठीक है। कि देखो जब हम किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की, मतलब दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आपको पता है ये कि कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होते हैं आपको पोलर टाइप होता है, पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये समझ लो एक बार, ज़रूरी है।
एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि आपके पास एक एटम है ए, एक एटम है बी, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड है मान लो, तो ए एटम की और बी एटम की दोनों के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, ठीक है। मान लो एक ए आपके पास, मान लो ए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी की ए से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब इनमें क्या होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या मिलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स में आपको डिफरेंस मिलेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कौन खींच के रखेगा, बी रखेगा यहाँ पे, तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा, बी के ऊपर आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ए के ऊपर आपके पास क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ रहे हो आप, ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ के इसके अंदर क्या आ रही है, पोलैरिटी आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, चार्ज आ जाएगा दोनों के ऊपर, देख रहे हो ना आप। जब भी आपको क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, दोनों पे क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव, एक पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया, और इसके ऊपर क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई, हम इसको क्या कहेंगे, पोलैरिटी आ गई, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जैसे कि हमने ले लिया क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया आपके पास, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन और क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, नॉन पोलर में क्या होता है याद रखना, ठीक है। आप सिंपल ए ले लो, आपके पास दोनों जो आपके पास एटम्स होंगे उनके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, उनका ज़ीरो होगा। मतलब ज़ीरो कब होता है, एक दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, तो डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। इसकी और इसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, तो क्या होगा, बॉन्ड दोनों के बीच में रहेगा, ना तो ये ज़्यादा खींचेगा ना ये ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इनका वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे आपने लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन में आप देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की सेम है, तो ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में रहेगा, ना ये खींचेगा ना ये खींचेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, और ये मॉलिक्यूल कैसे कहलाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे कहलाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमने ले लिया, मान लो CH3Cl ले लिया आपने, ठीक है, आप देख रहे हो, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इधर इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इनके ऊपर क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या आपको अगर कहा जाए, देखो आपको पता है कि वाटर जो होता है, मतलब पानी जो है, इसकी ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, पता है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, हाइड्रोजन की अलग, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पोलर मॉलिक्यूल। तो ये तो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जैसे कि क्या हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी लाई जा सकती है, कोई आपसे पूछे कि क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी लाई जा सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें Br2 की, ठीक है, हम ये क्या है Br2, आपको पता है ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आपसे कहे क्या इसके ऊपर पोलैरिटी लाई जा सकती है, बिल्कुल लाई जा सकती। कैसे लाई जा सकती है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी, तो हम कहेंगे कि अगर कोई भी परमानेंट डाइपोल, ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं, परमानेंट डाइपोल शो करते हैं, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, परमानेंट डाइपोल शो करते हैं, मतलब इनकी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती है, ठीक है, इनकी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती है, म्यू इनका नॉट इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होती है, म्यू जो होता है वो जीरो होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, जीरो होती है। अगर कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या डाल रहे हो, उस दोनों को पोलर मॉलिक्यूल के साथ रख देते हो, पोलर मॉलिक्यूल के साथ रख देते हो, जिसकी क्या हो, अपनी परमानेंट डाइपोल हो, तो आप याद रखना कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है, इस तरीके से था, ठीक है। आपके पास एक परमानेंट डाइपोल कौन है, जैसे मान लो वाटर है, इसके पास परमानेंट डाइपोल होती है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है,
कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज आया है ना, जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो जो इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, उसको क्या करेगा, वो धक्का मारेगा। धक्का मारेगा किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ब्रोमीन की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होगी तो ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस वाले ब्रोमीन के ऊपर क्या इंड्यूस हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी को हम कहेंगे इंड्यूस डाइपोल। मतलब एक तरह से यहाँ पे पोलैरिटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर जो डाइपोल इंड्यूस हुई है वो कैसी हुई है, मतलब थ्रू बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल हुई है। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसके अंदर क्या हुआ है, इंड्यूस क्या हुई है, डाइपोल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस डाइपोल। समझ रहे हो आप, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पोलैरिटी ला सकते हैं। देखो अब आप देख रहे हो जो भी ये चीज़ हो रही है, आप ये देख रहे हो ये किसके थ्रू हो रही है, ये स्पेस के थ्रू हो रही है, किसी बॉन्ड के थ्रू नहीं हो रही। किसके थ्रू हो रही है, स्पेस में हो रही है। ये बॉन्ड के थ्रू थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसके थ्रू हो रही है, ये स्पेस के थ्रू हो रही है, स्पेस के थ्रू। तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम एक तरह से हम बोल देंगे फील्ड इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये समझ में आया। देखो एक चीज़ बताती हूँ आपको, जब भी हम पढ़ते हैं, ये सारे आपके पास इफेक्ट्स और भी हैं, बट मैंने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट इस पेपर के लिए वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए उनको नहीं पढ़ रहे अभी हम। ठीक है ना, तो देखो इंडक्टिव में अभी हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव। और एक चीज़ याद रखना, इंडक्टिव और फील्ड इफेक्ट इन दोनों की हम क्या करते हैं, कंबाइंड स्टडी करते हैं। ठीक है ना, एक तरह से इसको हम क्या करते हैं, कंबाइंड इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, कभी कभी इन दोनों इफेक्ट्स में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वैसे हम क्या करते हैं, इनकी कंबाइंड स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको समझाया, अभी देखो यहाँ पे आप कहोगे कि इस तरीके से ये पोलर मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे क्या एक परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है, उसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो रही है, इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, आप देख रहे हो इसके ऊपर इंड्यूस क्या हो रही है, डाइपोल इंड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो धक्का मार रहे हैं यहाँ पे, यही बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का लग रहा है। और ये जो इफेक्ट लग रहा है ये थ्रू स्पेस लग रहा है, ये किसी बॉन्ड के थ्रू नहीं लग रहा। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कहेंगे, इसको यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, फील्ड इफेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, डिटेल से पढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। देखो तो हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट हम क्या कहते हैं। देखो ये सारे इफेक्ट क्या हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्या हो रही है, आप देख रहे हो क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। किसकी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, इन अ बॉन्ड, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को आप समझो, सबसे पहला पॉइंट इसका लिखो कि हम इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, एक तरह से क्या कह सकते। देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हम कह सकते हैं इसको कि परमानेंट, क्या कहेंगे इसको, परमानेंट हम कहेंगे। इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग कार्बन कार्बन चेन, उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। या हम इसको क्या कह सकते हैं, देखो मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ फिर से। कार्बन 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 और ये हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास ये है मॉलिक्यूल। अगर मान लो मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, Z से, कार्बन, ये चेन है कार्बन की और हमने रिप्लेस कर दिया Z से, और हमने क्या करा है, इस कार्बन पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Z से। ठीक है, Z है, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z किससे ज़्यादा है, कार्बन की। कार्बन की अगर से ज़्यादा अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मैंने क्या बोला, इसकी ज़्यादा है इसकी कम। जब भी ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना, अपनी तरफ क्या करेगा, ये एक तरह से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को, इस तरीके से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है। अब ये देखो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और इस चेन में अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर थोड़े इलेक्ट्रॉन मतलब ये इससे खींचेगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बढ़ जाएगी, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ठीक है,
इसके पार्शियल, इसके ऊपर और पार्शियल, इसके ऊपर और पार्शियल, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा आएगा, फिर धीरे 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 कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये वाले Z की हम बात करते हैं, मान लो ये Z जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से क्या है, कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस Z इज लेस देन कार्बन, कार्बन से कार्बन की ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब एक तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया, और इसके अंदर क्या इंड्यूस हो गई, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। ठीक है, आप देख रहे हो इस चेन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, अब ये पार्शियल नेगेटिव है ये वाला हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास जैसे अब पार्शियल नेगेटिव है तो इसके ऊपर और पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर और पार्शियल नेगेटिव, इस पे और, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में? तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आपके पास हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन चेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इनके बीच में देख रहे हैं तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके पास कोई डिफरेंस नहीं शो हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे नहीं लग रहा, नो इंडक्टिव इफेक्ट, नो इंडक्टिव इफेक्ट। और जब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि देखो आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, यहाँ पे देखो कार्बन की कितनी होती है 2.5 होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1 होती है। तो मतलब इनके बीच में अगर डिफरेंस निकालो तो बहुत ही कम, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना होता नहीं है, इसीलिए मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ समझ में आया कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस हो रहा है अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के अंदर, आप देख रहे हो, और इसी पोलराइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को कई तरीके से आप बोल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एक तरह से कह सकते हो कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाना इलेक्ट्रॉन्स का अलोंग कार्बन कार्बन चेन। आप उसके बाद इसके अंदर आप इस तरीके से बोल सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, हम कह सकते हैं पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, और इसी पोलराइजेशन को हम एक तरह से कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं। और इसको हम कैसे कह सकते हैं, और इसको हम एक चीज़ सिंपल हम यूं भी बोल सकते हैं कि जनरेशन ऑफ पोलैरिटी, एक तरह से पोलैरिटी क्या हो रही है यहाँ पे आ रही है, तो जनरेशन ऑफ पोलैरिटी भी आप कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो रीज़न जो होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट का, कोई पूछे तो वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से हम कह सकते हैं जनरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये उसका कारण है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ही इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे एक तरह आप कहोगे कि क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो अब देखो एक और पॉइंट आप यहाँ रखो कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो, वो क्या होता है, वो डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, डिपेंडेंट इफेक्ट होता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, याद रखना, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इसका मतलब है इंक्रीज होना, डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी, जो उसकी इंटेंसिटी होती है जो इंडक्टिव इफेक्ट की, वो क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। मैंने बताया था जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पेक्टिव इन नेचर। नेचर के अंदर क्या होता है, वो रिस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, देखो
आपके पास मान लो ये चेन गिवन है इस तरीके से, और आपके उसके साथ एक ग्रुप गिवन है ये इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर इस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और जो ये कार्बन है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 3, और हमारे पास क्या हो जाएगी एक उसमें डबल बॉन्ड में, तो इसकी क्या हो जाएगी sp2। क्या है sp2, यहाँ पे क्या है sp। देखो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कि जब हम देखते हैं कार्बन sp, कार्बन sp2, कार्बन sp3, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो किसकी ज़्यादा होती, कार्बन sp की कार्बन sp2 से ज़्यादा होती है, और कार्बन sp2 की, बीच में वीडियो बंद हो गई थी पता नहीं चला। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, तो कार्बन sp3 की कितनी होती है 2.25, इसकी इतनी और इसकी इतनी। एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो किस पे डिपेंड करती है, परसेंटेज एस करेक्टर पे डिपेंड करती है। किस पे, परसेंटेज एस करेक्टर पे। जितना एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर की ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो sp, sp2 और sp3 में आपको दिख रहा है, sp के अंदर अगर यहाँ पे टोटल अगर मान लो 100 है तो 100 में से sp की कितनी परसेंटेज में, s की आपको 50% s मिलेगा इसमें, और 50% क्या मिलता है, p मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर अगर s की परसेंटेज देखें इस वाले में तो इसमें कितनी होगी 33.3% होगा s, और इसमें कितना है s की परसेंट 25%। तो आप देख रहे हो क्या, और ये पहले 50 थी, फिर 33, फिर 25, तो परसेंटेज एस करेक्टर की क्या हो रही है इसमें, इस तरफ जब इधर चल रहे हैं तो एस करेक्टर की परसेंटेज इधर चल रहे हैं तो क्या हो रही है, परसेंटेज एस करेक्टर की डिक्रीज हो रही है। तो इधर परसेंटेज एस करेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसीलिए sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, sp, sp2 फिर sp3, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी, sp की, ठीक है ना, और सबसे कम किसकी, sp3 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है यहाँ इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब क्या है कि जो ये वाला आपका ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी कम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट है, ये इसका इफेक्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का देने का इफेक्ट होता है। तो इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट है अगर हम इधर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे और ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, खींचना, जो ये खींच रहा है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस रिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मतलब इसका तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप हम देख रहे हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन को खींचना विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे का क्या होगा, ये हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रिस्पेक्टिव इन नेचर है, ठीक है ना। कैसा है ये, रिस्पेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। ये लाइनें, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, इसके पॉइंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये सारे याद रखने। कई बार ये इसी फॉर्म में पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा गलत है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो ये आया हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रिस्पेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। इधर देखो, जो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो कभी भी कैन नॉट लिव इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल, वो कभी भी अपना ओरिजिनल ऑर्बिटल को लीव करके नहीं जाता, ठीक है ना। कभी भी वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को लीव करके नहीं जाता, ये याद रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट जब जनरेट होता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जब जनरेट होता है, उसका रीज़न क्या होता है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब
तो इसका मतलब अब हमें पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिटेल में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ एलिमेंट पे, एलिमेंट के नेचर पे, और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। ठीक है ना। देखो याद रखना, जब भी किसी भी एलिमेंट पर अगर चार्ज चेंज होगा, चाहे वो आपके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, अगर उसके ऊपर क्या होगा, हम कहेंगे चार्ज चेंज होगा, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए या हम कहें उस पर नेगेटिव चार्ज आए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मॉडिफाई होगी। ध्यान रखना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, मॉडिफाई होगी। पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आप कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आप कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उसकी उतनी ही कम होगी। ये याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना। तो देखो मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ एलिमेंट में देखो आपके पास या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, या उसके ऊपर ग्रुप जो एलिमेंट है उसके ऊपर जीरो चार्ज है, नो चार्ज, या हम कह सकते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसके न्यूक्लियस के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बढ़े हैं इसके अंदर। नंबर इसका एक तरह से हम कहेंगे इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, इसकी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी, अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी इतनी ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, इसीलिए हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जब भी आपको याद रखे, इसमें कभी भी ऐसे देखने को मिले तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव की होती है, फिर आपका न्यूट्रल एलिमेंट रहता है, फिर आपका नेगेटिव रहता है। मतलब नेगेटिव की सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है ना। तो कभी भी अगर इस तरीके से गिवन हो, मैं आपको एक चीज़ दे देती हूँ फॉर एग्जांपल कि आपका पास ऐसे गिवन हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या हम कहें इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, या हम कह दो एलिमेंट के ऊपर जीरो चार्ज न्यूट्रल है, या हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या कहेंगे हम उसके अंदर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो अब पूछे कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें किस में ज़्यादा है। ठीक है, किसमें ज़्यादा है, तो मैंने क्या बोला, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कंप्लीट आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, फिर पार्शियल की न्यूट्रल से ज़्यादा, और फिर न्यूट्रल से, देखो न्यूट्रल के बाद किसका आएगा, पार्शियल। इन दोनों में से देखो ये तो कंप्लीट नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इन दोनों में अगर कंपेयर करो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये और न्यूट्रल की सबसे ज़्यादा होती है नेगेटिव वालों से अगर बात करें तो हम। ठीक है ना, तो ये होता है ट्रेंड, याद रखना इसको। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज एस करेक्टर की। परसेंटेज एस करेक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये देखो, ये डिपेंड करता है हमारे पास, डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है, बॉन्ड के एंगल पे, बॉन्ड एंगल, और हम कहेंगे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और फोर्थ हम इसमें कहेंगे रिंग पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 और sp3। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली परसेंटेज एस करेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा थी, sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसके अंदर है, हमने देखा यहाँ पे sp के अंदर है। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, एस करेक्टर परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट हम बात करेंगे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। देखो याद रखना, बॉन्ड एंगल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। जितना परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। हुआ ना इसका मतलब ये कि बॉन्ड एंगल किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। देखो
यहाँ पे आपके पास है ए है और यहाँ पे कोई ग्रुप जी लगा हुआ है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे है 130 डिग्री। आपके पास यहाँ पे ए है, कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ये वन ग्रुप मान लो इसके ऊपर। आपके पास ए है यहाँ पे और यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है इसको मान लो सेकंड ग्रुप कोई लगा हुआ है, डबल डैश मान लो इसको, कुछ भी डैश मान लो, डबल डैश मान लो, जो भी। यहाँ पे एंगल गिवन है 110 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये है की एलिमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ए ही लगाओ, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं और बॉन्ड एंगल यहाँ पे 130 है, यहाँ 120 और यहाँ पे 110 है, ठीक है। तो हमें इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, परसेंटेज एस करेक्टर के, ये हमें पता है, और परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब बॉन्ड एंगल मतलब थीटा, थीटा बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो थीटा किसका ज़्यादा है, 130 का, समझ रहे हो, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे आपके पास 1+3 है, 1+2 है, A+ है, तो आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, बढ़ रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी, ऐसे। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा। रिंग की बात करते हैं, रिंग की, कि रिंग किस तरीके से इफेक्ट करती है, तो रिंग का साइज़ की बात करें कि रिंग का साइज़ कैसे इफेक्ट करता है इन चीज़ों को। तो देखो जितनी स्मॉल रिंग होगी, दिख रहा है बहुत छोटा हो गया, एक मिनट, रिंग का मैं यहाँ लिख देती हूँ। रिंग के बारे में बात करते हैं, रिंग के इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि रिंग किस तरीके से, रिंग का साइज़ जो है हमें इफेक्ट करता है। जितनी स्मॉल रिंग होगी, जितनी छोटी रिंग होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, लार्जर रिंग से देन लार्जर रिंग, ठीक है, लार्जर रिंग, ठीक है। जैसे आपके पास ये रिंग लगी हुई है, इसके साथ एक और रिंग लगी हुई है, मान लो आपके पास ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है, तो सबसे छोटी रिंग कौन सी, ये वाली, ये स्मॉल रिंग है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, जिस बॉन्ड से अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इस वाली रिंग से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। तो याद रखना कि यहाँ पे जब भी साइज़ छोटा होगा उतना ही उसकी रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और वो वहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या लग रहा है एक तरह से, यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और यही इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हमने सारा आपको समझा दिया कि किस तरीके से क्या चीज़ डिपेंड करती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, कौन सारे फैक्टर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के पढ़ते हैं हम 2 टाइप्स, ठीक है। एक होता है -I इफेक्ट, एक होता है +I इफेक्ट, +I इफेक्ट, ठीक है। ये 2 इफेक्ट हम क्या करते हैं, इनके पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो -I इफेक्ट, देखो -I और +I की हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो +I और -I, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -I इफेक्ट क्या होता है, कि देखो हम इसमें क्या कहेंगे कि कोई भी ग्रुप जो लगा हुआ है, ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स की हम बात करें, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, विड्रॉ करे। हम क्या कह रहे हैं इसमें, किसी भी ग्रुप की बात करें, ग्रुप ऑफ एटम्स आपके पास लगा हुआ हो या क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम हो, वो क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, विड्रॉ करे, विड्रॉ करे, विड्रॉ करे, ठीक है, फ्रॉम कार्बन चेन, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे।
तो वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मैंने आपको बताया था कि कार्बन की चेन है और इसके ऊपर जो ये ग्रुप लगा, मैंने क्या बोला, जो ग्रुप लगा हुआ है, जो ये ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर से चेन से अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचे, तो क्या होगा, उसमें माइनस आई इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो जब अपनी तरफ खींचेगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे जैसे डिस्टेंस, और मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बढ़ेगा, बता चुकी हूँ मैं, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। मतलब यहाँ पे और पॉजिटिव कम हो जाएगा, और पॉजिटिव कम हो जाएगा, और कम पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते ही 3-4 कार्बन के बाद वो खत्म हो जाता है, एक तरह से हम कहेंगे, ठीक है। ये होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई की इफेक्ट की बात करते हैं तो हम कहेंगे इसके अंदर कि जो ग्रुप लगा हुआ है, जो ग्रुप लगा हुआ है या ग्रुप ऑफ एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, डोनेट करें, क्या करें, डोनेट करें इलेक्ट्रॉन को, किसको, टू कार्बन चेन, कार्बन चेन को अगर वो इलेक्ट्रॉन दे डोनेट करें, तो वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, वो प्लस आई शो करते हैं। जैसे कि कार्बन 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 के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है Z, और ये ग्रुप की आदत है, इसकी नेचर है यहाँ पे कि ये देने का नेचर है। जब ये इसको दे रहा होगा, जब इसको देगा, जब ऐसा नेचर होगा इसका, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं, कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो आपको शो करेंगे वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन से शो करेंगे, देखो उनका ऑर्डर मैं आपको लिखवा देती हूँ। जितना भी आपके ऊपर, जिसके ऊपर भी जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, जैसे CH2 नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, ठीक है, फिर हम बात करेंगे OH नेगेटिव, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कार्बन OO नेगेटिव, ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री, ये 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री कार्बन, इस तरीके से हो, ठीक है, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन हो, फिर हम कहेंगे CT3, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे CD3, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे CH3, ठीक है, फिर किसकी ज़्यादा होगी, फिर ट्रिटियम की, फिर ड्यूटेरियम की, फिर हाइड्रोजन की, ठीक है, ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इस तरीके से, तो ये ऑर्डर होता है इंडक्टिव इफेक्ट का कि प्लस आई जो ग्रुप शो करते हैं, सबसे ज़्यादा शो करता है प्लस आई, माइनस CH2 सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो हम कहेंगे जर्नली ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या कहलाएंगी, शो करेंगी पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है, ठीक है। जनरली हम क्या कहेंगे कि जितनी भी आपकी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो क्या शो करती हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है, प्लस आई शो करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट का कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। सबसे पहला हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, कंपैरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो पहले हम बोले, एक चीज़ याद रखना, प्लस आई की बात कर रहे हैं ना, तो देखो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सुनो, प्लस आई इफेक्ट याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, उसका कम होगा। क्या होगा, उसका कम होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो जैसे आपके पास ये गिवन है, N गिवन है, H नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव, ठीक है, क्या है आपके पास, ये आपके पास गिवन है मान लो, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा। देखो नेगेटिव स्पीसीज है, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, पर ज़्यादा कौन शो करेगा, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप, जैसे आप इधर बढ़ रहे हो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ बढ़ रही है। मैंने क्या बोला अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो मतलब इस तरफ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम तो किस में होगा, O नेगेटिव में होगा, और सबसे ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा,
वो शो करेगा आपका CH2, ठीक है ना। तो कोई भी आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट का इसमें आप लिखो कि कौन शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा शो करेगा आपका CH2, फिर NH, फिर O नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों में से, ठीक है। तो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर कार्बन की होती है। तो आप देख रहे हो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी आप देख रहे हो कि उस तरफ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ये देखो, अगर यूं कंपैरिजन करके देख रहे हैं, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, ठीक है, इन दोनों में से नेगेटिव नेगेटिव। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, इन दोनों में से इंडक्टिव इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा। देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो इधर आप देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, इधर बढ़ रही है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है सल्फर से। तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इधर कम होगा। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, ये शो करेगा, समझ रहे हो। अब हम सेकंड, ये तो फर्स्ट कंपैरिजन हुआ हमारा, अब हम करेंगे इसमें सेकंड कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन में देखो प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के क्या होगा, जो कार्बन एटम होते हैं अल्काइल चेन के, उसके नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो ठीक है स्ट्रेट चेन, ओके। देखो माइनस नहीं सॉरी, CH3 ग्रुप लगा हुआ है मान लो, या फिर CH2 CH3 ऐसे है, या फिर CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो आप देख रहे हो इन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम, नीचे की तरफ देखो, इसमें ज़्यादा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, प्लस आई क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब तीसरा कंपैरिजन हम पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप्स में, ठीक है। जब भी अल्काइल ग्रुप की बात करें, अल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट आप देखो तो आप क्या करोगे, अल्काइल ग्रुप में जब भी आप प्लस आई इफेक्ट देखो तो याद रखना आपको वहाँ पे क्या क्या, कि आप वहाँ पे सबसे पहले क्या लगाओगे, DBC रूल लगाओगे। मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक सिंपल चीज़ पहले आपको समझा देती हूँ कि जब सिंपल आपको इस तरीके से गिवन हो, ठीक है, ये देखो CH3, यहाँ पे देखो, याद रखना जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, प्लस आई इफेक्ट जो होता है आपका वो भी इंक्रीज होगा। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट आपका बढ़ेगा। नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेंगी, प्लस आई इफेक्ट आपका एक तरह से बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें डिस्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता चला जाता है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक है। देखो आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ कि DBC रूल आपको कहाँ लगाना है। देखो किस तरीके से करना है, आपको मान लो एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि CH2 ए क्वेश्चन, ठीक है, CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH CH3 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 CH3, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। अब दिख रहा है आपको कौन से यहाँ पे ग्रुप्स है, ये सारे अल्काइल ग्रुप्स है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको किस तरीके से करोगे, यहाँ पे मैंने बोला लगाओ DBC रूल, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो अब इसमें देखो डिस्टेंस, ब्रांचिंग तो कहीं है नहीं, तो डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग क्या हो गया, 0, ब्रांचिंग क्या है 0, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखो सॉरी यहाँ से क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो देखो यहाँ से देखना है, इसके साथ और भी चेन लगी हुई है ना, इसका मतलब। तो देखो अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, या कोई ग्रुप लगाओ कुछ भी है, इस तरीके से गिवन हो आपको। अब यहाँ पे देखो नंबर रैंकिंग डालो, 1, यहाँ तो 1 2 3 सब 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, डिस्टेंस क्या है 1 पे है। ब्रांचिंग कितनी ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। इसमें देखो 1 2 3, डिस्टेंस क्या है ब्रांचिंग का 2 कार्बन पे है, और ब्रांचिंग कितनी है 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। इसमें देखो 1 2, डिस्टेंस क्या है 1, कितने कार्बन वो ब्रांचिंग कितनी है 2 ब्रांचिंग, एक ये रही, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, और फिर इसको चेक करेंगे, ठीक है। देखो
अगर इससे सॉल्व हो जाता है तो फिर इस पर जाने, इन दोनों सॉल्व हो जाएगा तो फिर कार्बन आइटम को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले इनसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डिस्टेंस किसकी कम है, मैंने क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक तरह से लिख लो डिस्टेंस, जितना आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ज़्यादा किस में है, अभी देखो यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी डिस्टेंस किसकी, सी वाले की, ए बी सी डी, सी वाले की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, कितनी है, 2 पे है, ठीक है, ये 1 है और ये भी 1 है, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है 1, ये भी 1 डिस्टेंस पे है। नंबर ऑफ ब्रांचिंग की बात करें यहाँ पे ब्रांचिंग 1 है और यहाँ ब्रांचिंग 2 है, आपको ग्रुप दिख रहा है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना, ठीक है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब देखो, अब आपको पता है यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी CH3, ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 1 पे है, यहाँ पे भी 1 पे है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इन दोनों में से आएगा, पहले कौन आएगा, तो प्लस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा, जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा मतलब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे है और इसमें 2 ब्रांचिंग है, इसमें 1 है, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग अगर बढ़ेंगी तो क्या बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, ये वाला शो करेगा, ये कौन सा है, ये डी वाला सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद कौन शो करेगा, ये बी वाला, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है, ब्रांचिंग है, ठीक है, क्या है, ब्रांचिंग है, और यहाँ पे तो क्या है, कोई ब्रांचिंग ही नहीं, सिंपल एक चेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो इन दोनों में जब सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा, इन दोनों में करेगा कार्बन, क्योंकि ये मिथाइल क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर कौन सा आएगा आपके पास, सबसे कम किस में होगा, ए कार्बन, ए वाली चेन में, ठीक है। ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है ना, ये सेकंड कार्बन पे ही है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता तब तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर तो कोई यहाँ पे अगर 5 छठे कार्बन पे आप देख रहे हो, 4th 5th कार्बन पे अगर लगा हुआ है कोई ग्रुप, तो फिर वो जो अपना इलेक्ट्रॉन जो उसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो शो नहीं करेगा, ठीक है, उसमें हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन इस तरीके से जब, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको मैं करा देती हूँ इसमें, देखो एक और क्वेश्चन देखो, अगर ये ऐसे गिवन हो आपको, ये ऐसे गिवन हो, ए बी का देखो इस तरीके से, ठीक है, सी यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, और ये देखो कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे आपके पास H, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, इसको कंप्लीट कर दो, CH3 CH3 CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब आपसे पूछ ले, बताओ इंडक्टिव इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा, तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे DBC रूल लगा दोगे आप, DBC रूल, ठीक है, DBC रूल लगा रहे हो अब यहाँ पे। अब देखो, अब इसमें डिस्टेंस चेक करो, 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन के ऊपर, और एक ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, 1 ही कार्बन के ऊपर, 1 कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 5 6। देखो ये कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 1 कार्बन के ऊपर 1 ब्रांचिंग है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 5 हो गए। इसमें देखो 1 2 3, 1 और 2 के ऊपर 2 ब्रांचिंग है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 2 5 हो गए, ठीक है। अब इसमें बताओ प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये देखो डिस्टेंस चेक करो, यहाँ पे डिस्टेंस, इसमें 1 डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 1 डिस्टेंस पे है, और ब्रांचिंग इसमें 2 है और इसमें 1 है, ठीक है, और ये तीसरे वाला भी फर्स्ट डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। पर इसमें देखो, अब देखो इसमें देखो ब्रांचिंग, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है ना। पर इस पे जो दोनों ब्रांचिंग है कितने, कौन से कार्बन पे है, 1 कार्बन पे है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा शो करेगा, बी शो करेगा। बी के बाद देखो यहाँ पे भी 2 ब्रांचिंग है, एक 1 पे है, एक 2 पे है, यहाँ पे ब्रांचिंग 1 है और 1 पे ही है, इसमें एक 1 पे तो है ही है,
तो ये दोनों वैसे उस 1 1 वाले भी तो ठीक है बराबर हो गए, लेकिन 2 पे देखो इसमें एक और ब्रांचिंग है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा शो करेगा, इन दोनों में से करेगा डी, और फिर करेगा आपके पास सी, और फिर करेगा आपके पास ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। जब आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो उनको इस तरीके से सॉल्व करो कि इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, किसमें होगा सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से हो गया। सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, बी करेगा, फिर डी करेगा, सबसे ज़्यादा करेगा बी, फिर बी से थोड़ा कम डी, फिर डी से थोड़ा कम सी, फिर डी सी से कम ए, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लिखा हुआ है, ये भी बहुत पूछ लेते हैं, डिक्रीजिंग में लिखो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो वहाँ गलती हो जाती है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे, सबसे पहले जिसका ज़्यादा होता है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इसी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं आपसे कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो क्या ऑर्डर होता। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जिसका सबसे ज़्यादा है वो यहाँ लिखो, सबसे ज़्यादा बी का है, फिर इससे बाद डी, फिर इससे बाद सी, फिर इससे बाद ए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, देखो अगर इस तरीके से गिवन हो CH3 CD3 और CH3, ठीक है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तीनों हाइड्रोजन के आपने आइसोटॉप्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जैसे इनमें तीनों में देखो कार्बन हाइड्रोजन की बात करी जाए, कार्बन ड्यूटेरियम की बात की जाए, ट्रिटियम की बात की जाए, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो इस तरफ देखोगे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, इस तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरफ देख रहे हो, तो सॉरी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड की अगर लेंथ की बात करी जाए तो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। कार्बन ट्रिटियम की जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ट्रिटियम वाला, उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है इनके कंपैरिजन में कम होती है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब एक तरह से हम कहेंगे डिस्टेंस जो है इनके बीच का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो सदा इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा, इस तरीके से ये शो करेगा, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल क्या निकल के आया, हमारे पास ओवरऑल जो निकल के आया हमने जो पढ़ा उसमें अभी तक क्या निकल के आया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी प्लस आई की बात कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसको एक कंप्लीट उसमें लिख लेते हैं। ये होता है इंडक्टिव, मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट का रीज़न क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन अगर प्लस आई की बात करें तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम के, ठीक है। हम कहेंगे ये नंबर ऑफ ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई का, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग आप पढ़ रहे हो और उसमें आपको वहाँ पे डिस्टेंस देखनी होती है, क्या होती है, डिस्टेंस देखनी होती है। अगर मैंने अभी समझाया था क्वेश्चन, देखो नंबर ऑफ ब्रांचिंग इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, देखो नंबर ऑफ ब्रांचिंग, सॉरी इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग 2 दोनों में 2 ब्रांचिंग है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो उसमें क्या, नंबर ऑफ ब्रांचिंग में आपको याद रखना डिस्टेंस देखनी होती है, क्या देखनी होती है, डिस्टेंस देखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ब्रांचिंग यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन डिस्टेंस चेक करोगे इसमें दोनों एक कार्बन पे, इस पे दोनों अलग अलग कार्बन के ऊपर है, तो डिस्टेंस देखनी होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमें ओवरऑल आपका ये मिल गया, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बताया, अगर मैं समराइज करूं, आपने इस प्लस आई इफेक्ट में क्या समझ लिया, आपने पढ़ लिया कि प्लस आई इफेक्ट में देखो याद रखना, जब भी वो जो ग्रुप है, अगर जो ग्रुप है Z वो क्या कर रहा हो, वो इलेक्ट्रॉन कैसा हो, डोनेटिंग ग्रुप हो, कैसा, डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जो क्या करे इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब देखो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आपको, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होगा वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब क्या करेगा, वो प्लस आई इफेक्ट को इंक्रीज करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, इससे खींच रहा हो, जो उसको क्या कर रहा हो, खींच रहा हो, तो क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है। तो हमने क्या सीखा,
मैंने बताया आपको कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो मैंने आपको बताया था इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझने की कोशिश करना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मान लो इस जेड ग्रुप की, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अगर वो विड्रॉ करेगा तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, तो वो प्लस इंडक्टिव जो प्लस आई इफेक्ट पे कैसा इफेक्ट डालता है, उसको कम करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट को इंक्रीज करता है। होप आपको ये क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा पढ़ाऊंगी माइनस आई इफेक्ट, और उसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी आपको, और आपको उसके ऑर्डर्स बताऊंगी किस तरीके से किसका ज़्यादा किसका कम होता है, और रीज़न क्या होते हैं, कंपैरिजन वगैरह सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये क्लास में यहीं तक। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।